जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत इतिहास पढ़ लिए, भौतिक विज्ञान पढ़ लिए, जीव विज्ञान पढ़ लिए और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। आज हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सभी क्लास की वीडियो पड़ी हुई है, आप जा कर के वहाँ से इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और मजबूती ला सकते हैं। तो आप देर ना करिए, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। सभी वीडियो पड़े हुए हैं, सभी क्लास है, आप इसी चैनल पर जा कर के पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से रसायन विज्ञान, जो कि पहला ही चैप्टर है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर करके हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर लेंगे। अब बस ये रासायनिक विज्ञान बचा हुआ है, ये भी हमको लगता है कि मैक्सिमम एक सप्ताह में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर रिवाइज करना है और अब हम लोग थोड़ा सा भूगोल की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पे। पहले इसको समाप्त करते हैं, तो एक एक करके समाप्त करेंगे और धीरे धीरे, जैसे अभी शॉर्ट वीडियो मिलता था आपको, छोटा छोटा आधे आधे घंटे का वीडियो मिलता था, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एक एक घंटे का वीडियो लाएंगे ताकि आप लोगों को एक ही क्लास में ज़्यादा हो जाए। क्योंकि एक बार पढ़ लिए तो रिवाइज करना होगा, तो फास्ट तरीके से करेंगे। तो फिर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि जो परमाणु में कक्षक भरे जाते हैं वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ये सब एनसीईआरटी का है भाई। आप लोग हाई स्कूल का भी साइंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ सभी को मिल जाएगी वहाँ पे। यदि आप लोग हाई स्कूल भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, हाई स्कूल की किताब लेकर के साइंस की, तो आप लोगों को 9-10 पढ़ लिए तो आपको एकदम साइंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं, तो समन्यूट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे समन्यूट्रिक कहलाते हैं। कौन? जिनके परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। यानी जिसका परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कंफर्म रहेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है, तो अभिविन्यास से होता है। किससे? अभिविन्यास से होता है। कह रहा कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है, तो अभिविन्यास से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इधर से क्या आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कह रहा कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं भाई, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऐसे अगला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं। कह रहा कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं। कह रहा कि जिनमें ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इस चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि हीलियम
के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम में। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका करा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या करा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837:1 का होता है। यानी कि प्रोटॉन जो 1837 रहेगा, यानी 1837, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 1 रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो पाउली ने दिया था। इनका नियम क्या था भाई, कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कभी समान नहीं हो सकती हैं। किसने कहा था, पाउली ने कहा था। किसने कहा था, पाउली ने कहा था। कह रहा कि वह, अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम कौन कौन से हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। तो ये कई, ट्राइटियम है, तो ये कई बार पूछे हैं। ड्यूटेरियम तो कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि एक इसका समस्थानिक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, IMP इसको बना लीजिएगा भाई। कह रहा कि ऐसा कौन सा तत्व है जिनके समस्थानिक के नाम भिन्न हैं, समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि प्रमुख अपवर्माणविक कण। चलिए इसको देखिएगा। कह रहा कि इलेक्ट्रॉन इतने हैं, कॉलम बना दिया, मूल कर दे दिया, परम आवेश गुलाम में दे दिया, सापेक्ष आवेश दे दिया, द्रव्यमान और लगभग द्रव्यमान खोज करता। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने किया था, इसको तो आप लोग याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज ईटा परनाच, तो सभी को पता होगा, तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं ईटा परनाच से भी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो परम आवेश कूलाम कितना कूलाम होता है आवेश, तो -1.60222 गुणे 10⁻⁻19, यहाँ पे माइनस है भाई, तो -19 कूलाम होता है। और इसका सापेक्ष आवेश कितना होता है, तो -1 होता है। और द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 9.1094 गुणे 10⁻31 -31 है। और लगभग द्रव्यमान इसका कितना होता है, 0 होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन का जो परम आवेश होता है तो 1.6022 होता है। ये जितना माइनस में होता है ये उतना ही प्लस में होता है, और इसका सापेक्ष प्लस में रहेगा, इसका माइनस में है। और द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कह रहा है कि 1.67262 गुणे 10⁻⁻27 होता है। ठीक है, और लगभग द्रव्यमान इसका कितना होता है, 1 होता है। इसकी खोज करता है रदरफोर्ड है। और न्यूट्रॉन की क्या होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश 0 होता है, सापेक्ष आवेश भी 0 रहेगा। अब इसका द्रव्यमान होता है, इसको देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान 1.67 गुणे 493 गुणे 10⁻⁻27 है, और इसका द्रव्यमान भी 1 होता है। इसके खोजकर्ता चैडविक हैं। तो यहाँ से ईटा परनाच, यानी कि ईटा परनाच, ये जो होता है ट्रिक ईटा परनाच, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और टा से थॉमसन, क्या हो जाएंगे, थॉमसन हो जाएंगे। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। पी से प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन हो गया। और र से रदरफोर्ड हो गए। ठीक, अब उसके बाद नाच का आ गया। नाच से क्या हो जाएगा, नाच है। अब देखिए यहाँ से न से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। तो ईटा पे नाच, यानी इसको आप याद कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अब आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो पोलोनियम। कितना भाई? 33। पोलोनियम 33, यानी इसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है आपका। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो और आसानी से ये दिखाई भी दे, और आपकी वीडियो जो होती है क्वालिटी, यानी कभी कभी 240 पे नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये यहाँ यूट्यूब से प्रॉब्लम है कि वो अपना ऐसा नहीं कर रहा, मैंने मेल भी कर दिया हूँ यूट्यूब को, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अणु है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अणु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक से। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस मॉडल को सॉरी, चलिए यहाँ से कह रहा कि किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, तो कौन सा मॉडल है भाई? नील्स बोर का मॉडल। जो नील्स बोर का मॉडल है उसको भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के भीतर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो मोजले के द्वारा। किसके द्वारा? मोजले के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वैद्युत संयोजन, क्या कर रहा है? वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होता है। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है भाई? किसे माना जाता है? एंटोनी लेवाइजियर को। एंटवाइन लेवाइजियर। थोड़ा सा इनका नाम भी अजीबोगरीब होता है भाई, मिला जुला करके हमें याद करना है और परीक्षा में सफल होना है, बस कुछ भी नाम रहे। चलिए करा कि एंटवाइन लेवाइजियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए करा कि डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था, तो यौगिक परमाणु। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया, तो यौगिक परमाणु दिया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? कोई भी दिक्कत किसी को भाई कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और आप लोग कमेंट कर दिया करिए लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगती है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। किस में होता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड में बंध कोण अधिकतम होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या है, तो ये देख रहे हैं ना आप, इसको देख लीजिएगा। HL HBr HCl HF, यानी ये बढ़ता आयनिक लक्षण है। ये हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण, यानी कि HL HBr HCl HF, ये आपका याद कर लीजिएगा। सभी में H है, बस L फिर Br फिर Cl फिर
HF। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो किस ब्लॉक से संबंधित भाई, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, देखिएगा। अब ये बताइए 29 किस ब्लॉक में है? तो 29 किस ब्लॉक में है? तो आपको क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक में हो जाएगा। किस ब्लॉक में? तो डी ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है। ये कई बार पूछ दिया गया है क्वेश्चन कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है। चलिए कह रहा कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? करा कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता क्या हो जाती है? बढ़ती है। जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाती है? बढ़ती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि न्यूट्रिनो किस प्रकार का न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी है। जो न्यूट्रिनो है वो क्या है आपका? अस्थायी है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। करा कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इसको समझिएगा एक बार फिर से। करा कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। अब बताइए, ये एक पेज मैंने पढ़ा, हमें पढ़ने और पढ़ाने समझाने में बोलने में टोटल समय लगा आपको 17 मिनट। यदि आपको केवल देखना होगा और सुनना होगा तो हमें लगता है कि इसको दोगुना स्पीड से देखेंगे तो आप लोगों को 8 मिनट लग सकता है बस। तो 8 मिनट में एक पेज आप क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। तो आगे फिर ऐसे 8-8 मिनट में तो आप आधे घंटे भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक चैप्टर 2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका आसानी से। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले पेज पे आते हैं इसके। अब यहाँ से कोष दिया, उपकोष दिया, कक्षक दिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे। अब ये आ जाइए, अभी क्वेश्चन आपको मिला था कि 29 किस ब्लॉक में? तो डी ब्लॉक में हम लोग पढ़े थे। चलिए अब उसके बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि कौन किस ब्लॉक में जाएगा और कैसे जाएगा। करा कि देखो कोषों की संख्या कितना है? कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो KLMNOPQ ये क्या होते हैं भाई? आपके कोष होते हैं, शेल होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से जो कोषों की संख्या है यानी कि KLMNOPQ ये क्या आपका कोषों की संख्या है। और उपकोष SP, SPD, SPDF, SPDFG और SPDFGH और SPDFGHI ये उपकोषों की संख्या है। और कक्षक, इसमें एक कक्षक होते हैं। यल कोष में 4 कक्षक और यहाँ से यम कोष में 9, यन कोष में 16 और ओ कोष में 25, पी कोष में 36 और क्यू कोष में 49 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि देखिए यहाँ से करा कि जो यह के कोष होते हैं, के कोष यानी कि यन बराबर इसमें क्या होता है? 1 होता है। और कोष यल कोष में यन बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ये जो यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप लोग देखे होंगे भरने का, जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आप लोग पढ़े होंगे कि पहले ऊपर से एक एक बार भर जाता है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ स्टार्ट होता है इससे। ठीक है, इसको भरने का तरीका आप सभी को पता होगा। तो देखिएगा जो यस ब्लॉक होता है, SPDF होते हैं, SPDFGHI।
तो आपको एस पी डी एफ जो ब्लॉक है, यानी कि यस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और पी ब्लॉक में अधिकतम से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8। 2, 8, 18, 32, 50, 72 और 98 ये होता है, आप इसको याद करिएगा। अब कह रहा कि देखिए पी ब्लॉक में हो जाएगा। अब डी ब्लॉक में अधिकतम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना होगा, डी ब्लॉक में अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, 18 हो जाएगी। और यन कोश में यन कितना होता है, 4। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी ब्लॉक तक हो गया, एफ ब्लॉक में 32 और जी ब्लॉक में अधिकतम संख्या 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एच में 72 और आई में अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही पास दे दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो ये जरूर पूछता है कि यस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है अधिकतम, और पी ब्लॉक में अधिकतम संख्या, डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। और इसको कैसे किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑफ-बाउ का नियम है उसको पढ़ लेंगे अलग से, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है, करा कि सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है। तो जो सबसे मजबूत बंध होता है वो एकल बंध होता है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, तो एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है। जो बोरबरी का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है, तो आपका प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। किसके सिद्धांत के, प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। जब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा और वेग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। कोसले तथा लेविस ने किया था। किसने, कोसले तथा लेविस ने 1916 में प्रतिपादित किया था। किस तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। तो परमाणु भार किसके बराबर होता है, समझ में आ गया आपको। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक। आया आपको समझ में, सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या जेड भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। इसको एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा कि जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या बोलते हैं, समभारी। यानी कि जो द्रव्यमान है तो समान होगा लेकिन जो परमाणु संख्या हो जाएगा क्या होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे देखिएगा आपको आर्गन और पोटेशियम है। आर्गन का परमाणु भार 40 और पोटेशियम का परमाणु भार 40, लेकिन इसका क्रमांक कितना है, 18, इसका कितना है, 19 है। तो भार तो समान हो गया, द्रव्यमान तो समान हो गया, लेकिन उसके परमाणु क्या है, भिन्न भिन्न है। ये 18 का, ये 19 का है। ठीक है। तो फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से संबंधे होते हैं, तो वांडर वाल्स बल। किससे, वांडर वाल्स बल से बंधे होते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जिसके अणु वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा है भाई? ग्रेफाइट, जो कार्बन की एक अपरूप है। ग्रेफाइट ही है जो सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो कौन है? तो ग्रेफाइट है भाई। कौन है? ग्रेफाइट है। कहा कि धात्विक ठोसों में परमाणुओं की मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध। कौन सा बंध? धात्विक बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि H2O2 Cl2 आदि किस प्रकार के संयोजक बंध बनाते हैं? तो अध्रुवी बंध बनाते हैं। कौन से? अध्रुवी बंध बनाते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो एरविन श्रोडिंगर ने 1926 ईस्वी में दिया था। एरविन श्रोडिंगर किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर ने दिया था। कब दिया था? तो 1926 ईस्वी में। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए कह रहा है कि किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उपकोषों में उपकोषों की संख्या। किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोशों में उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? तो जोसेफ लास्मिट ने आवोगाद्रो संख्या ज्ञात किए थे। सॉरी, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? यानी नमक में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। कौन सा होता है भाई? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है यहाँ से? देखिए कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इसके बारे में कह रहा है कि प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसकी संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रत्येक परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है उसका संयोजी कोष कहलाता है एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार जरूर रिवाइज करिएगा भाई। पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। जितना पढ़ रहे हैं आप उतना ही रिवाइज करिए और उसको कंठस्थ कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से आपका, करा कि पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनन। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या है भाई? तो बोस आइंस्टीन संघनन है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण भाई? ऑक्सीकरण के। लोहा देखते हैं आप लोग पानी से और ऑक्सीजन से क्रिया तुरंत करता है तो उसमें जंग लगने लगते हैं, जो कि किसके कारण होता है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है भाई? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है यह ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? तो आयनिक बंध की। किसकी? आयनिक बंध की। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध की होती है। चलिए 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला एक कण कौन सा है? तो आर्गन। चलिए परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो U-235। U-235 आप लोग इसको याद रखिएगा, यूरेनियम जिसे बोलते हैं। चलिए करा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है भाई। देखिए यहाँ से करा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। करा कि रदरफोर्ड के
अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। देखिए कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में पाए जाते हैं। इनमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अगला। कहा कि कोष, उपकोष एवं कक्षक, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इसको एक बार समझ लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ से अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, मैंने अभी बताया था ना, किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यानी कि संख्या को 2n², किससे 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहां n क्या आपकी कोषों की संख्या है, n क्या आपकी कोषों की संख्या है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। करा किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से दर्शाते हैं। तो इसको याद रखिएगा और ये चैप्टर आज हो गया आपका समाप्त। ठीक है, तो और कोई त्रुटि हो तो भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग फिर अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। और जाते जाते एक बार आप सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपनी ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए और एग्ज़ाम समय में आप स्वस्थ भी रहिए। एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर इतना ही आज करते हैं, मिलते हैं कल अगले क्लास में। ठीक है, तो फिर सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।